हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यमार्ग फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 10 यूनिट 5 लाइफ प्रोसेस वाले टॉपिक में आ चुके हैं। एनसीईआरटी इसका सोर्स है और टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन। आज हम लोग बात करेंगे सांस जो हम लोग लेते हैं और सांस को जब हम बाहर छोड़ते हैं तो इस प्रोसेस में आखिर होता क्या है। सांस जब हम लेते हैं तो हम लोग एयर को इनब्रीथ करते हैं, यानी कि इनटेक करते हैं, यानी कि जो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है उसमें से हवा को हम लोग इनटेक करते हैं और उसमें से जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए ज़रूरी है। ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो जो ग्लूकोज जो हम लोग खाते हैं जो फूड के फॉर्म में, उसको वो ब्रेक डाउन करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन को हम यहाँ पे कहते हैं सांस लेना। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? सांस लेना और सांस बाहर छोड़ना। दो तरह की प्रोसेस होती है। सांस अंदर लेते हैं तो उसे इनहेल बोलते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसे एक्सहेल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनहेल और एक्सहेल दो तरीके की चीज़ें होती हैं। तो सांस लेना ये जो चीज़ है ये दो तरीके से है। एक तो हम सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं तो जो लंग्स है उसमें वो गुब्बारे की तरह होता है। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो फूल जाता है, हवा निकालते हैं तो पिचक जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारे अंदर दो फेफड़े लगे हुए हैं जिनको लंग्स कहते हैं इंग्लिश में, और वो जो लंग्स हैं वो भी गुब्बारे की तरह ही होते हैं। जब उसमें ऑक्सीजन को या एयर को जब हम भरते हैं तो वो क्या होता है? फूल जाता है और फिर वो पिचकता है। तो फूलने और पिचकने को भी यहाँ पे एक नाम दिया गया है। तो लंग्स में ही अगर एयर इन हो रही है, आउट हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्रीथिंग। क्या कहेंगे बाबू? ब्रीथिंग। ठीक है, तो ये हो जाता है ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, यानी कि यहाँ पे दो चीजें हो जाती हैं। इनहेलेशन, तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये दो प्रकार की प्रोसेस यहाँ पे हो जाती है। तो इनहेलेशन, इनहेलर शब्द आपने सुना होगा। जैसे जो जिनको एजदमा की बीमारी होती है, दमा की बीमारी होती है, वो लोग क्या करते हैं कि एक इस तरीके से होता है तो उसको जो है वो इनहेल करते रहते हैं, उसका नाम इनहेलर है। तो इनहेलर जो होता है, इनहेलेशन जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं इनटेक ऑफ एयर। ठीक है, अब इनटेक ऑफ एयर। और एक्सहेलेशन का मतलब होता है एक्सहेलेशन का मतलब होता है आउट ऑफ CO2, यानी कि उसको CO2 को बाहर निकाल देना। तो इनटेक हम लोग करते हैं एयर को, एयर में से ऑक्सीजन हम लोग जो है वो ले लेते हैं, और बाकी का जो एयर होता है, बाकी की जो चीज़ें नाइट्रोजन है और बाकी की चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल होता है, यानी कि बॉडी के अंदर जाती है, लेकिन उसमें से हम लोग ऑक्सीजन को ही इनटेक करते हैं। ठीक है, और बाकी जो चीज़ होता है और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग एक्सहेलेशन में बाहर निकाल देते हैं। ये बात समझ में आई? तो एक तो प्रोसेस हो गया ब्रीथिंग का। दूसरे नंबर पे प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो इसको हम ब्रीथिंग कह देंगे और इसको हम एक और चीज कहेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन। असली प्रोसेस तो ये होती है। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी कि जो सेल होती है हमारी उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। हमारे फेफड़ों को ऑक्सीजन की जरूरत थोड़ी है, उसमें जो सेल लगा हुआ है या हमारी पूरी बॉडी में जो सेल लगा हुआ है उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ये रहा सेल। ठीक है, तो सेल में ऑक्सीजन इनटेक हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर हुआ। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, और यही इंपॉर्टेंट है। इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है यही इंपॉर्टेंट होता है, ना कि ये ब्रीथिंग वाला प्रोसेस। तो ब्रीथिंग वाले प्रोसेस में खाली इनटेक, अब जिसके पास लंग्स नहीं है, आप खुद ही सोचिए, जिसके पास लंग्स नहीं है वो क्या करेगा? वो किस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ों को करता है, अपने सेल तक ऑक्सीजन को कैसे पहुँचाता है? तो उसके लिए अलग प्रोसेस होती है। उसके लिए डायरेक्ट वो सरफेस, अपनी बॉडी सरफेस से ही ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं, उनको लंग्स की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोगों को फेफड़ों की ज़रूरत होती है, लंग्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि ढेर सारी ऑक्सीजन, ढेर सारे एयर को इनटेक करते हैं और उससे जो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं।
ठीक है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया। अब ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन है, इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब कोशिकाएं यानी कि सेल जब ब्रीथ करती हैं, यानी कि सेल के अंदर जब ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर निकलता है, तो हमारी बॉडी में जितने सेल हैं वो सारे के सारे सेल, ये जो ऑक्सीजन आई है वो सारा का सारा सेल जो है ऑक्सीजन इनटेक करता है। ठीक है। ये बात समझ में आई? तो सेल क्या करेगा, ऑक्सीजन को इनटेक करेगा, और जितने भी सेल हैं वो सब कार्बन डाइऑक्साइड जो बनाते हैं वो सारा का सारा ब्लड के थ्रू होते हुए हमारे लंग्स में वापस जाता है और उसे हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो इतनी सिंपल सी प्रोसेस है ये। और यहाँ पे हम ऑक्सीजन लेते हैं। आपको मालूम है कि यहाँ पे इसके पहले हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस यानी कि प्राइमरी जो प्रोड्यूसर हैं हमारे, उनका नाम क्या है, वो प्लांट्स हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ा था सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे CO2 होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, H2O इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। फिर यहाँ पे हम लोग लेते हैं सनलाइट को। ठीक है, सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल हो गया। तो इससे हम लोगों ने क्या बनाया था यहाँ पे, मतलब पेड़ पौधों ने क्या बनाया था, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाया। ठीक है, ग्लूकोज बनाया, H2O बनाया, और उसके बाद यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में O2 भी बन जाता है। तो ये जो C6H12O6 है ग्लूकोज, यही हमारा खाना है। तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ना, फोटोसिंथेसिस के बाद यहाँ पे रेस्पिरेशन आता है। तो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें यही जो खाना है इसको तोड़ते हैं। ठीक है, देखिए सनलाइट की जो एनर्जी होती है, लाइट की जो एनर्जी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके यहाँ पे ग्लूकोज बनाते हैं, और इनकी जो बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, इस बॉन्डिंग में इस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, और उसमें सनलाइट की एनर्जी को यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, और यही एनर्जी हम लोग यहाँ पे इस कंपाउंड को हम लोग खाते हैं। तो इस कंपाउंड को खाएंगे तो C6H12O6, इसको हम लोगों ने खाया, ग्लूकोज को हम लोगों ने खाया, इधर से हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया, और ये ऑक्सीजन ग्लूकोज में जा करके मिलता है। तो ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका, यानी कि ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलेगा, ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिलता है तो वही प्रोसेस रिवर्स हो जाती है, यानी कि CO2 बनता है और H2O बनता है। ठीक है, CO2 बना, H2O बना, प्लस जो एनर्जी ट्रैप हुई थी इन दोनों के जुड़ने से, जब ये बना था तो एनर्जी पकड़ ली गई थी, ट्रैप हो गई थी, और जब यही ग्लूकोज ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने के बाद CO2 और H2O में जब टूटता है तो वही एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो जाती है। ठीक है, ये एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। और ये जो एनर्जी है, जो एनर्जी रिलीज हुई है, अब ऐसा तो है नहीं कि जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है हमारी बॉडी में वो सारी की सारी एनर्जी हम लोग यूज कर लेंगे और वो भी डायरेक्ट यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो इस एनर्जी को भी एक दूसरे कंपाउंड में ट्रैप कर लेते हैं, इसका नाम ATP है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट इसका नाम है। तो एडिनोसिन ट्राईफास्फेट भी एक कंपाउंड है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे इसमें जो फास्फेट ग्रुप होता है, जैसे मान लीजिए एडिनोसिन ट्राई में यहाँ पे एक फास्फेट इस तरीके से लगा हुआ है, तो इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, एडिनोसिन डाईफास्फेट, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, इनके बीच में क्या है कि बॉन्डिंग होती है। तो वो बॉन्डिंग में क्या है, ये एनर्जी ट्रैप कर ली जाती है। तो अब आपको कुछ कुछ अंदाजा लग रहा होगा केमिस्ट्री में कि हम लोगों ने जो पढ़ा कि जैसे दो एलिमेंट हैं उनके बीच में जब इस तरीके से बॉन्डिंग बनती है तो होता क्या है कि इनके बीच में जब बॉन्डिंग बनती है तो एनर्जी को ट्रैप कर लिया जाता है, यहाँ पे एनर्जी ट्रैप हो जाती है। ठीक है, और जब ये टूटते हैं, जब बॉन्डिंग इस तरीके से टूटती है तो वो जो एनर्जी ट्रैप्ड है इसमें पकड़ के रखी गई है, स्टोर करके रखी गई है, वो चीज़ रिलीज हो जाती है। तो हमारे आसपास जो भी चीज़ है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहता है कि हम एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एनर्जी को हम लोग कर क्या सकते हैं, एनर्जी को हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सन की जो एनर्जी है वो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी को केमिकल के फॉर्म में, यहाँ पे ये जो केमिकल बना हुआ है इसने क्या किया कि बॉन्डिंग बनाया, बॉन्डिंग बना करके इसने सन की लाइट को ट्रैप कर लिया। ठीक है, अब सन की लाइट को यहाँ पे यानी एनर्जी जो है
सन की जो एनर्जी है उसको ट्रैप कर लिया गया। फिर इस कंपाउंड को हम लोग फूड के फॉर्म में इनटेक करते हैं, फूड के फॉर्म में हम लोग खाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक डाइजेशन प्रोसेस होती है, इसके पहले हम लोग पहले की क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि डाइजेशन के प्रोसेस में ये जो कंपाउंड, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाता है और ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ही मिलकर के ग्लूकोज बना था। ग्लूकोज जब कंप्लीटली बर्न होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, ठीक है। जिससे बना था वही दोबारा बन जाता है। बीच में इसमें हुआ क्या, ये सब जब यही बनना था बाद में, तो फिर इतना प्रोसेस की ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत थी इस एनर्जी को ट्रैप करने की। और ये एनर्जी कहाँ से आता है? सन से। यानी कि इनडायरेक्टली हम लोग सन की एनर्जी से ही जिंदा हैं और सन की एनर्जी से ही चल रहे हैं, ठीक है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सन की एनर्जी हो तभी हम लोग जिंदा रह सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी है एनर्जी का होना, ठीक है। वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो एनर्जी कहीं से भी हम लोग गेट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ है जिससे हम लोग एनर्जी पा सकते हैं या पा रहे हैं, ठीक है, तो हमें सन की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो सन की ज़रूरत इसलिए होती है हम लोगों को क्योंकि उसकी एनर्जी फ़िलहाल अभी जो है फूड के फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। इन फ्यूचर मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं जो लैब में बनाई जा सकती हों और उसको यूज़ करके हम लोग जिंदा रह सकते हों, यानी कि हमें एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी कहीं से भी लीजिए। फिलहाल हम लोग यहाँ पे एनर्जी फाइंड कर रहे हैं कहाँ से? सन से, ठीक है। तो सन से प्रोड्यूसर ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कनेक्ट किया, ग्लूकोज बनाया। हम लोग ग्लूकोज खा लिए, उसके बाद सांस लिए तो ऑक्सीजन अंदर गया, ऑक्सीजन अंदर गया, ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये जो ग्लूकोज है ये टूट गया, जिससे बना था उसी में टूटा है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से बना था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। यहाँ पे सनलाइट को ट्रैप किया गया था और यहाँ पे सनलाइट की एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। और इस एनर्जी को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे एटीपी एक एनर्जी करेंसी होती है। इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। तो एनर्जी करेंसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। और ये जो एनर्जी करेंसी होती है, ये एनर्जी करेंसी का मतलब ये हुआ जैसे सिक्के होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे करके रख दो, ठीक है। अब जहाँ जितनी ज़रूरत है, 2 सिक्कों की, 4 सिक्कों की, 5 सिक्कों की, इस तरीके से जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है उस तरीके से सेल में ये सिक्के ब्लड के थ्रू पहुँचा दिए जाते हैं। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे एटीपी के फॉर्म में चीज़ें स्टोर की जाती हैं। हम लोगों की बॉडी में जो एनर्जी इसका ब्रेक डाउन से जो रिलीज होती है, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से, वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई और पी से फास्फेट, ठीक है। तो फास्फेट जो है वो बॉन्डिंग बना करके एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो ये ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज अगर बर्न होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एनर्जी रिलीज होती है 38 एटीपी, ठीक है। 38 एटीपी, ये कंप्लीट एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बर्न होने से 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये इतना समझ में आया? तो अब हम लोग ये बात करेंगे कि ऑक्सीजन अगर पूरी तरीके से प्रेजेंट है तब क्या प्रोसेस होती है, और ऑक्सीजन मान लीजिए कम है या ऑक्सीजन नहीं है। क्योंकि देखिए, शुरुआत में क्या था, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था और लाइफ जब अर्थ पे स्टार्ट हुई थी तो उस समय ऑक्सीजन नहीं था। और जब ऑक्सीजन नहीं था तो उस समय के जो लिविंग बींग्स हुआ करते थे वो लोग कैसे जिंदा थे, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? सोचने वाली बात है। तो वहाँ पे भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती थी, ठीक है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती थी, लेकिन एयर यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से भी रेस्पिरेशन प्रोसेस हो सकती है। और ऑक्सीजन प्रेजेंट है या ऑक्सीजन कम मात्रा में प्रेजेंट है तो उसके लिए भी अलग प्रोसेस है, ठीक है। ये सेम उसी तरीके से है जैसे चूल्हे में आग जलाते हैं, ठीक है। चूल्हा आप जानते होंगे, गांव में यूज़ करते थे लोग, लकड़ी उसमें डाल करके उसको जलाई जाती थी। तो क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग के प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो ऑक्सीजन
बर्निंग के लिए ज़रूरी है, तो चूल्हे में बहुत सारी लकड़ी अगर डाल देंगे तो ऑक्सीजन ठीक से सप्लाई वहाँ पे नहीं हो पाता, तो धुआं बहुत ज़्यादा होता है। यानी वो जो फ्यूल है, जो लकड़ी है, वो कंप्लीट बर्न नहीं हो पाती, और जब कंप्लीट बर्न नहीं हो पाती तो धुआं बहुत ज़्यादा वहाँ पे निकलता है। लेकिन अगर लकड़ी को कम कर दें और थोड़ा मतलब वहाँ पे स्पेस बना दें, ऑक्सीजन पास होने की जगह बना दें, बढ़िया ऑक्सीजन सप्लाई कर दें अगर, तो वही लकड़ी कम धुआं करके वहाँ पे जलती है, अच्छा सा एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ईंधन के बर्निंग के लिए, यानी कि जो फ्यूल है उसकी बर्निंग के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन अगर प्रॉपर है, पूरा अच्छे तरीके से है, तो ईंधन जो होता है, यानी जो ग्लूकोज है हमारा या कोई भी ईंधन हो, वो कंप्लीटली बर्न होता है। ठीक है, कंप्लीट बर्न होगा तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो भी पूरा अच्छे से मिल जाती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम है या ऑक्सीजन नहीं है तो ईंधन यानी वो जो फ्यूल है वो ठीक से बर्न नहीं होता और एनर्जी बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये 3 प्रोसेस पे बात करते हैं कि जब ऑक्सीजन नहीं हो, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट ही ना हो, तो उस समय किस तरीके का रेस्पिरेशन होता है। ऑक्सीजन जब कम हो तो उस तरह का रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है। और जब ऑक्सीजन प्रॉपर है तब तो आप जानते ही हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में वो सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ग्लूकोज के बर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं, देखिए ये सारी प्रोसेस कहाँ पे होगी, रेस्पिरेशन वाली सेल के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक बड़ा सा सेल बना लेते हैं। ये हो गया सेल। ठीक है, ये सेल हो गया, ये हमने सेल बना लिया, ये इतना बड़ा सा सेल है। ठीक है, और बाकी चीज़ें अब यहाँ पे मान लीजिए इसका न्यूक्लियस है इस तरीके से, तो उसको जाने देते हैं। तो न्यूक्लियस को छोड़ करके ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे, न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के अलावा जो चीज़ें हो गई यहाँ पे, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल का जो ये हिस्सा है न्यूक्लियस को छोड़ करके उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं। और पूरा मिला करके, यानी कि न्यूक्लियस भी और साइटोप्लाज्म भी सब मिला करके इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसके बारे में बात हुई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने खाना खाया, खाना आ गया, खाना है C6H12O6। ठीक है, ये क्या है, ये ग्लूकोज है। ठीक है, ये क्या हुआ, ये ग्लूकोज है, और इसी को हम लोग शुगर भी कहते हैं, शुगर। ठीक है, तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज में यहाँ पे मिलता है ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज में मिला ऑक्सीजन, तो सबसे पहले ये बनाता है पायरुविक एसिड। ठीक है, क्या बनाया, पायरुविक एसिड। ठीक है, ये पायरुविक एसिड बन गया। पायरुविक एसिड जो होता है ना, ये 3 कार्बन का, ठीक है, 3 कार्बन का एक कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड हो गया पायरुविक एसिड। ठीक है, तो इसका फार्मूला लिख सकते हैं C3H4O3। ठीक है, ये हो गया पायरुविक एसिड का फार्मूला। तो ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। तो ये जो प्रोसेस हुई है ना, तो ये जो प्रोसेस हुई है यहाँ पे, ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और जो जो प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगी इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब ये जो पायरुविक एसिड है, अब ये आगे बर्न होगा। ठीक है, तो आगे जो ये बर्न होता है इसमें 3 कंडीशन निकल के आती है। पहली कंडीशन यहाँ पे निकल के आती है कि इन द absence of ऑक्सीजन। ठीक है, इन द absence ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये ऑक्सीजन हटा देते हैं।
है ना, वो तो रिएक्शन का था। अब यहाँ पे ये जो कार्बन जो ग्लूकोज है ये सबसे पहले कहाँ जाता है, ग्लूकोज जो 6 कार्बन का है सबसे पहले ये 3 कार्बन के पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। इसके बाद अब यहाँ पे ऑक्सीजन है कि नहीं है, ये वाली प्रोसेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन अगर नहीं है तो क्या होगा, तो क्या पायरुविक एसिड आगे ब्रेक ही नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे क्या चीजें बन जाती हैं, यहाँ पे पायरुविक एसिड जब ये चीज नहीं होती है तो यहाँ पे ना एक 2 कार्बन वाला इथेनॉल बन जाता है। क्या बनता है, इथेनॉल, प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस यहाँ पे एनर्जी बनती है। ठीक है, ये हो गया एनर्जी। ठीक है, तो इथेनॉल जो है ना ये 2 कार्बन का एक कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड। तो 2 कार्बन कंपाउंड जो है इसको हम C2H5OH, है ना, ये ही इथेनॉल है। अब ये इथेनॉल यहाँ पे बना, ठीक है, ये प्रोसेस हुआ, इथेनॉल यहाँ पे बना इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जब ना हो तब इस प्रोसेस में। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक और चीज देखना, ये सब साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, ध्यान देखिए इसको। इसके बाद यहाँ पे एक और प्रोसेस है कि हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई तो है, लेकिन अचानक से अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई तब क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पे कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई जब यहाँ पे कम होती है तो इसमें क्या होगा कि ये पूरी तरीके से पायरुविक एसिड अभी भी बर्न नहीं होता, तो ये क्या बन जाता है, ठीक है, तो ये बन जाता है लैक्टिक एसिड। तो क्या बना लेता है ये, लैक्टिक एसिड। ये भी 3 कार्बन का एक कंपाउंड है, ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक, तो ये लैक्टिक एसिड यहाँ पे बनता है, प्लस यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई, तो लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी आप लिख सकते हैं इसको, क्या है इसका, C3H6O3, ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला हुआ। तो लैक्टिक एसिड जो है ये भी यहाँ पे बनता है कब, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब ये लैक ऑफ ऑक्सीजन की कहानी क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर आप जिम में जाते हैं या जिम में नहीं भी जाते हैं तो कोई भारी चीज़ है उसको आप बार बार इस तरीके से उठाइए, ठीक है, बार बार जब उठाएंगे तो होगा क्या कि जो मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई जब कम हो जाएगी तो वो मसल्स दर्द करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और वहाँ पे दर्द होने लगता है, यानी कि वो मसल्स जो है ना वो अकड़ जाते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्रैम्प। क्या कहेंगे, क्रैम्प। ठीक है, अचानक से हाथ पैर जो है ना को मुड़ जाए या कुछ इस तरीके से हो जाए तो वहाँ पे अचानक से मसल्स को जब काम करना होता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहाँ पे क्रैम्प पड़ जाते हैं। ये बात समझ में आई, तो ये बड़ा दिक्कत होता है फिर वहाँ पे, है ना, तो उसको क्रैम्प बोलते हैं। तो वो जाने देते हैं ये कहाँ होता है, ये वाला लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला, तो ये मसल्स में। क्रैम्प कहाँ होते हैं, मसल्स में। ठीक है, तो क्रैम्प होगा मसल्स में, तो ये ध्यान में रखेंगे और ये स्टोरी पूछी भी जाती है मसल्स वाली। अब तीसरे नंबर का जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो तीसरे नंबर में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या इनफ। इनफ का मतलब कि पूरा है एकदम, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में सप्लाई है। इनफ ऑक्सीजन, इनफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ये भरपूर मात्रा में हो रही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वही जो मेन प्रोसेस अब यहाँ पे हो रहा था वो है क्या क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा, प्लस यहाँ पे एनर्जी, एक अच्छी खासी
एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। यहाँ पे एनर्जी अच्छा रिलीज होगा। एनर्जी तो इन सब में भी रिलीज होती है, यहाँ पे भी देखिए एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन एनर्जी यहाँ पे बहुत कम रिलीज होती है जब एयर बिल्कुल ना हो या फिर कम ऑक्सीजन हो यहाँ पे। तो एनर्जी रिलीज होती तो है लेकिन वो कम एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि अभी भी कंपाउंड या वो जो फ्यूल है वो अभी भी बचा हुआ है, वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, मतलब पूरी तरीके से बर्न नहीं हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे जब ऑक्सीजन पूरी तरीके से है तो ये जो ग्लूकोज है ये कंप्लीट बर्न हो जाता है, CO2 और H2O का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है और कंप्लीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। अब ये जो प्रोसेस, जो चीज़ें साइटोप्लाज्म में चल रही थी, इसको हम लोग थोड़ा सा घेर देते हैं इस तरीके से। तो कुछ याद आ रहा है ये किस शेप में है? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये कौन सी चीज़ है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये प्रोसेस जो होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जो चीज़ें हो रही हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। ये वाली जो प्रोसेस है ये भी एक तरीके से यहाँ पे बन जाता है, मतलब ये साइटोप्लाज्म में हो जाता है, मतलब ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन भी साइटोप्लाज्म में ही होता है, और ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो रेस्पिरेशन को हम दो और पार्ट में यहाँ पे हम बांट सकते हैं। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी बांट सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में है, और बाकी जो ये थर्ड वाला सिस्टम है इसमें ऑक्सीजन पूरी तरीके से प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज कंप्लीटली बर्न होता है। और ये प्रोसेस जिसमें कंप्लीटली बर्निंग प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड आपने सुना होगा, है ना? हम लोगों ने जो सेल वाला लेसन था उसमें हम लोगों ने पूरी तरीके से इसके बारे में स्टडी किया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस ऑफ सेल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया में ही पावर जनरेट होती है। ठीक है, पावर मतलब एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज हुई है। तो ये प्रोसेस आपने देखा। तो सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इसको कि यहाँ पे 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है, तो साइटोप्लाज्म में ही ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड पायरुविक एसिड बनाता है। अब पायरुविक एसिड आगे बर्न होगा 3 कंडीशन में। पहला कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है तो ये 2 कार्बन वाले इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो 3 कार्बन वाले यानी 3 कार्बन कंपाउंड बनाता है, जिसको लैक्टिक एसिड कहते हैं। और अगर यहाँ पे पूरी तरीके से ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। तो कंप्लीट बर्न हो जाता है, पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है यहाँ पे, है ना? कुछ भी बचता नहीं है, तो एनर्जी भी बहुत अच्छी निकलती है। 38 ATP यहाँ पे एनर्जी निकल जाती है, यहाँ पे 2 ATP 4 ATP, है ना? इस तरीके से एनर्जी निकलती है जो कि बहुत कम होती है। ये बात समझ में आई? तो ये इतनी सारी चीज़ें थी रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन को हम लोग यहाँ पे इनटेकिंग के बेस पर 2 पार्ट में कर सकते हैं, ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस के बेस पे रेस्पिरेशन को बांटें तो 2 पार्ट में यहाँ पे भी कर सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है या लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला जो रेस्पिरेशन है ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में।
कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, ये कहने का मतलब है। साइटोप्लाज्म में कहीं भी हो सकता है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक जनरेटर है, ठीक है, और ये जनरेटर जब पूरी तरीके से फ्यूल को बर्न करना होता है तो उसका यूज करते हैं। अब एक दो बल्ब जलाने के लिए जनरेटर का यूज थोड़ी करेंगे, ठीक है, पूरे घर की सप्लाई करनी है तो वहां पे जनरेटर का यूज करेंगे। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो सेल है वो अपने जनरेटर को तब यूज करते हैं, तब वो चालू करते हैं जब ऑक्सीजन पूरी तरीके से प्रेजेंट हो, सारी चीजें ओके हों, ठीक है, तब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवेट होता है और अपना काम करता है, एनर्जी जनरेट करता है और ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में यहाँ पे जो एरोबिक रेस्पिरेशन है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, एग्जाम में ये पूछता है, ठीक है, तो उसके डिफरेंस के बारे में हम लोग जानेंगे और एटीपी के बारे में भी थोड़ी बहुत चीज़ें जान लेंगे। उसके बाद ह्यूमन बीइंग जो है उसमें जो रेस्पिरेशन होता है उसका पैसेज क्या है, कहाँ कहाँ ऑक्सीजन जाता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब कि उसका जो सिस्टम है पूरा ब्रीथिंग सिस्टम जो है हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे चीज़ें जाती हैं, ऑक्सीजन कहाँ जाता है ना, उस तरीके से फिर ये ग्लूकोज तक कैसे पहुंचता है, उसके बाद क्या होता है, फिर ये पूरी प्रोसेस हम लोग ह्यूमन बीइंग में भी जानेंगे। अभी तो इन जनरल हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो रेस्पिरेशन में आपने देखा, तो इन वन वर्ड अगर रेस्पिरेशन के बारे में बात किया जाए तो क्या है, तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है टेकिंग इन ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को इनटेक करना, एंड एक्सेल आउट, एक्सेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, यही रेस्पिरेशन है। तो ऑक्सीजन अंदर जाके क्या करता है, तो ऑक्सीजन अंदर जाके ऑक्सीडेशन करता है, नहीं ऑक्सीजन पहुंचा तो भी यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा क्योंकि आपने खाना खाया हुआ है, ठीक है। फिलहाल ये एनएरोबिक वाला जो कंडीशन है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला कंडीशन है, ये हम लोगों की बॉडी में नहीं होता। ये सब बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि जो इनविजिबल होते हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं देते, उन लोगों में ये सब चीज़ें होती हैं। हम लोगों की बॉडी बड़ी है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम लोग, तो हम लोगों में ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो होता है, और ये लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली कंडीशन जो है ये कभी कभी होती है, हमेशा नहीं होती, कभी कभी होती है, तो वो डील हो जाता है। तो ये लैक्टिक एसिड जो बनता है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, वो फिर आगे फिर बर्न होने लगता है, फिर बर्न होकर के फिर से वही ये सब प्रोसेस में चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए दोस्तों अपने अगले हेडिंग पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अभी इसके पहले हम लोगों ने जस्ट जाना कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, उसको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लेते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन, या व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो वो जो फिगर है अभी हम लोगों ने बात किया उसके बारे में कि बड़ा सा सेल है, सेल के अंदर क्या क्या प्रोसेस चल रही है, तो साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी प्रोसेस चलती है और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रोसेस चलती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, एरोबिक मतलब एयर याद कर लो, सबसे अच्छा है, एयर का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, पहला पॉइंट वही है। दूसरा है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। इसके बाद इसका जो एंड प्रोडक्ट था, एंड प्रोडक्ट में CO2 और H2O, ये दो एंड प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट बर्निंग होती है, तो ये भी एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कंप्लीट बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, और यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है, ठीक है। अब इसी तरीके से एनएरोबिक में देखते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ये कहाँ पे होता है, ये पहली बात तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। दूसरा है कि साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। एंड प्रोडक्ट इसका क्या है, एंड प्रोडक्ट इसका लैक्टिक एसिड और एल्कोहल होता है, लैक्टिक एसिड और एल्कोहल है यहाँ पे,
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, यानी एनर्जी जो रिलीज होगी इसमें वो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, यानी कि कम एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। ठीक है। इसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर आते हैं हम लोग। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम बात करें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले, अब ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि जो एयर है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले जो पार्ट आता है, जो नाक वाला, ये वाला जो हिस्सा है नाक वाला, इसको बोलते हैं नोस्ट्रिल। क्या बोलेंगे? नोस्ट्रिल। ठीक है। नोस्ट्रिल से ये नेसल पैसेज इसको बोलते हैं, नेजल पैसेज। ठीक है। नेजल पैसेज में पहुंच गए हम लोग। नेसल पैसेज में पहुंचने के बाद हम लोग जाते हैं नेजल कैविटी में। ठीक है। नेजल कैविटी, नेजल कैविटी यानी कि वो जो पाइप होती है अंदर की तरफ। नेजल कैविटी के बाद हमें मिलता है यहाँ पे फेरिंग्स। क्या मिल जाएगा? फेरिंग्स मिलेगा। उसके बाद हमें क्या मिलता है? लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स मिल जाएगा। लैरिंग्स से पाइप होते हुए अंदर की तरफ जाती है, तो वो एक मोटी सी पाइप के फॉर्म में होती है, रिंग्ड पाइप होती है। इसका नाम है ट्रैकिया। क्या नाम है? ट्रैकिया। तो ट्रैकिया आगे जा करके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको ब्रोंकी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ब्रोंकी। ठीक है। ब्रोंकी और आगे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या नाम है? ब्रोंकियोल्स। ठीक है। इसके बाद ब्रोंकियोल्स और छोटे छोटे अंगूर की तरह गुब्बारे शेप में, जब अंगूर की तरह छोटे छोटे और पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको यहाँ पे एल्वियोली बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एल्वियोली। एल्वियोली में क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज लगी होती हैं और वही ऑक्सीजन को लेकर के सेल तक जाती हैं। ठीक है। तो क्या लगी होती हैं वहाँ पे? ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है। ब्लड कैपिलरीज लगी होती हैं। ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं, फिर वहाँ पर से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में पहुँच जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचा, ब्लड से होते हुए सेल में पहुंचा, और सेल में होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? ये हम लोगों ने अभी जाना, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन, ये इतनी प्रोसेस हुई। तो फिर से एक बात देखते हैं। नोस्ट्रिल है, ये नाक वाला हिस्सा, फिर ये नेजल पैसेज है, उसके बाद फिर पीछे की तरफ नेजल कैविटी होगी, फिर फेरिंग्स होगा, लैरिंग्स होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रैकिया, यहाँ पे जो पाइप होती है यहाँ पे ट्रैकिया, ये ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया दो भागों में बंटता है, तो उसको ब्रोंकी बोलते हैं। ब्रोंकी और वैसे ब्रांच्ड पार्ट में फूल जाता है, पूरा फैल जाता है ना, पूरा एकदम जाल की तरह फैल जाता है, तो उसको ब्रोंकियोल्स बोला जाता है। ब्रोंकियोल्स आगे चल करके छोटे छोटे और हिस्से में टूट जाता है, और उसके आगे बैलून की तरह चीजें लगी होती हैं। बैलून की तरह कैसे? ऐसे करके, ये बैलून की तरह। और यहीं पे लगा होता है ब्लड कैपिलरी, जैसे पूरा घेरे हुए रहता है। ब्लड कैपिलरीज जो है, फिर आगे ब्लड जो है, ब्लड में ऑक्सीजन चला जाता है, फिर उसके बाद सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होने लगता है। ठीक है। तो अगर हम इस पूरे पाथ को थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करें, तो ये कुछ इस तरीके से मोटा सा पाइप होता है, फिर ये आगे की तरफ आता है, उसके बाद ये इस तरीके से ये रिंग थोड़ा होता है, और यहाँ पे ये इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से, और इसको कहते हैं ब्रोंकी। ठीक है। ये है ट्रैकिया, ये ट्रैकिया हो गया, ये ब्रोंकी हो गया। ठीक है। और ये ब्रोंकी जो होता है, ये आगे जा करके इस तरीके से ढेर सारे पार्ट में ऐसे करके डिवाइड हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से ढेर सारे पार्ट में डिवाइड होगा, और इसके ऊपर जो है इस तरीके से ये ब्रोंकियोल्स लगे हो, मतलब कि ये एल्वियोली है ना, इस तरीके से लगे होते हैं। तो यही है एल्वियोली। ठीक है। तो फिगर हम लोग कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बस एक रफ आइडिया ऐसे ले लेते हैं। तो ये हुआ नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के बाद नेजल कैविटी, नेजल पैसेज, नेजल पैसेज के बाद नेजल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकी, ब्रोंकी के बाद एल्वियोली, मतलब ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के बाद लास्ट में एल्वियोली, और एल्वियोली में ही ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब कैपिलरीज क्या है इसको जानते ही होंगे, नहीं जानते तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, बस अभी नाम आप जानते रहिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी लाइक सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है। वीडियो पे बने रहिए, आप कुछ न कुछ सीख के ही जाएंगे। ठीक है।
तब तक के लिए जय हिंद।